Food chains, the sequence of living organism in which one organism eats another is called a food chain. फूड चेन क्या होती है बेसिकली? ये एक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाता है, वो कहलाता है फूड चेन. सो जस्ट अंडरलाइन दिस डेफिनेशन ऑफ फूड चेन. अब देखो यहाँ पे डायग्राम देखो फूड चेन का. ये क्या है? सीक्वेंस बता रही कि एक के बाद एक कौन किसको खा रहा है. जैसे यहाँ ये प्रोड्यूसर है, ठीक है. प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? सन वाटर को, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपना फूड बना रहे हैं. इन प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? ग्रास हॉपर. तो ग्रास हॉपर क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर. फिर इस ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग. तो फ्रॉग हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर. देन ये जो फ्रॉग है इसको कौन खाएगा? स्नेक. तो स्नेक है टर्शरी कंज्यूमर. तो बेसिकली हम देखो यहाँ पे ये क्या है? ये तीनों कंज्यूमर है. ये तीनों खा क्या रहे हैं? एनिमल्स को खा रहे हैं. तो ये कंज्यूमर हो गए. तो कंज्यूमर को भी हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर. अब ये जो स्नेक है इसको कौन खाएगा? हॉक. ये हॉक जो है वो फाइनल कंज्यूमर बनेगा. तो ये जो पूरा है ये एक सीक्वेंस है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाता है. ये कहलाता है फूड चेन. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर किसको खा रहा है? ग्रास को. वो एक इंसेक्ट है. फिर इंसेक्ट को कौन खा रहा है? फ्रॉग. फ्रॉग को स्नेक खा रहा है और स्नेक को हॉक खा रहा है. तो ये पूरी एक फूड चेन बन गई. जैसे यहाँ पे हमें इस फॉर्म में, जैसे हमने एक चेन के फॉर्म में इसको यहाँ पर लिख रखा है: ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक. तो ये है फूड चेन. मैनी फूड चेन एग्जिस्ट इन अ फॉरेस्ट. एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी फूड चेन्स होती है. When food chains are interconnected, they form a food web. जब बहुत सारी फूड चेन आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है तो वो बनाती है फूड वेब. इफ़ वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन्स ऑल्सो. अगर मान लो कोई एक फूड चेन डिस्टर्ब हो गई तो बाकी की जो फूड चेन है वो भी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी. थस ईच ऑर्गेनिज्म इन अ फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर. तो फॉरेस्ट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. अगर एक ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होता है तो उससे पूरी की पूरा जो हमारा सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट और एनिमल है वो कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर थ्रू फूड चेन एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस. एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड है. कैसे? फूड चेन के ज़रिए और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस. प्लांट्स हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे. तो इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. एनिमल्स गेट शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लांट्स. उसके अलावा एनिमल्स को रहने के लिए जगह भी मिलती है और प्रोटेक्शन भी मिलता है प्लांट से. सम टिपिकल एग्जाम्पल्स आर डिस्क्राइब बिलो. कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हमें. जैसे सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं. डिड यू नो 5 medium sized tree release oxygen that is just enough for a single person. Just calculate how many trees are needed to provide oxygen to all humans and animals on the earth. 5 जो मीडियम साइज़ के पेड़ होते हैं वो जितनी ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे वो एक इंसान के लिए इनफ होती है. तो 5 ट्री जितनी ऑक्सीजन बनाएंगे वो एक इंसान के लिए. तो जस्ट सोचो कि कितने ट्रीज़ हमें चाहिएंगे कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी ह्यूमंस या एनिमल्स हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाए. सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, इट इज़ सेड दैट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द इवोल्यूशन ऑफ लार्जर ऑर्गेनिज्म. विदाउट प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट लीव. ऐसा कहा जाता है कि सिंपल जो फॉर्म है प्लांट का वो पहला स्टेप था इवोल्यूशन की तरफ. मतलब छोटे प्लांट से ही जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है वो बने, क्योंकि प्लांट के बिना जो एनिमल है वो ज़िंदा नहीं रह सकता. Herbivores and omnivores depend on plants for their food, while carnivores depend on these animals for their food. In fact, all animals, directly or indirectly, depend on plants for their survival. हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए, जबकि कार्निवोर्स क्या है? दूसरे उन एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए. तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी एनिमल है
वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है जिंदा रहने के लिए। जैसे जो हर्बीवोर्स है वो तो डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं, तो वो जिंदा रहने के लिए फूड के लिए प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन जो ओमनीवोर और कार्निवोर है वो एनिमल को खा रहे हैं, लेकिन एनिमल ने क्या खाया, एनिमल ने तो प्लांट ही खाया था, तो वो इनडायरेक्टली वो भी प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। Plants give out oxygen which is essential for all living organism for their survival. Plants क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Plants give shelter to various species of organism. कई सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट पर रहते हैं, तो प्लांट जो है उनको शेल्टर भी प्रोवाइड कराता है। Certain human activities such as burning of wood, coal, petrol, kerosene and LPG produce carbon dioxide. Plants take up carbon dioxide from the atmosphere. हमारी जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, कैरोसिन या एलपीजी को जलाना, इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो प्लांट क्या करते हैं, इसी एक्सेस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एटमॉस्फेयर में से ले लेते हैं एंड मेक द एयर प्योरीफाइड। फिर नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। कैसे प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हैं। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स सच एज बटरफ्लाई, हनी बी, हमिंग बर्ड, बैट एंड मोथ हेल्प फ्लावर्स इन पॉलिनेशन। विदाउट पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन नॉट फॉर्म सीड एंड हैंस कैन नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड, बटरफ्लाई, हनी बी, बैट, मॉथ, ये सब फ्लावर्स को पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना कहलाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बिना जो फ्लावरिंग प्लांट है वो सीड नहीं बना पाते, बीज नहीं बनेगा और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, मतलब उन जैसे वो और प्लांट्स नहीं बना पाएंगे। तो प्लांट्स की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, इसके लिए एनिमल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। Animals also help in dispersal of seeds. Several seeds of fruits have hair or spikes on them. These stick to animal skin or fur and are carried to far off places. कुछ एनिमल्स जो हैं वो सीड के डिस्पर्सल, मतलब सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी हेल्प कर रहे हैं। कुछ सीड या फ्रूट होती है, उनके क्या होते हैं, हेयर होते हैं उसके ऊपर, या उनके ऊपर स्पाइक, कांटे से होते हैं, जो कि एनिमल की स्किन या उसकी जो फर है उसके अंदर चिपक जाते हैं। तो जब एनिमल उस जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो सीड भी उसके साथ दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पर वो प्लांट ग्रो हो जाता है। एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड देयर डेड बॉडीज एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प प्लांट्स टू ग्रो वेल। एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा मीन्स उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और उनकी जो डेड बॉडीज़ है, ये भी न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं सॉइल के अंदर। तो ये जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, वो इन्हीं एनिमल एक्सक्रीटा और उनकी डेड बॉडीज से मिल रहे हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दे गेट दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स विच रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। उन्हें ये कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल से ही मिलती है, क्योंकि जब एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Thus, a forest consists of numerous living organisms of different types performing different functions. Because of its so many uses, a forest is also considered a dynamic living entity full of life and vitality. फॉरेस्ट जो है उसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जो अलग अलग काम करते हैं, और इस फॉरेस्ट के बहुत सारे यूज़ भी होते हैं। इसीलिए फॉरेस्ट को एक डायनामिक लिविंग एंटिटी बोला जाता है, क्योंकि ये फुल ऑफ लाइफ है, उसके अंदर जीवन के अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं और सारे ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। प्रकृति के अंदर, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो दो गैसेस हैं, इनका बैलेंस बनाने का काम भी प्लांट्स करते हैं। इन मैनी प्रोसेसेस सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। द कार्बन डाइऑक्साइड सो प्रोड्यूस गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। कई सारे प्रोसेसेस जैसे कि फ्यूल का बर्न होना, रेस्पिरेशन, इन प्रोसेसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर वो कहाँ जाती है,
एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है। Carbon dioxide is also released into the atmosphere during many natural phenomena such as volcanic eruption and decay of dead animals. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जब जैसे नेचुरल फिनोमिना वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शन को ज्वालामुखी बोलते हैं, या फिर जो डेड एनिमल्स जब सड़ते हैं, उनकी डेड बॉडी डिकम्पोज होती है, तब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। Plants during photosynthesis use atmospheric carbon dioxide and release oxygen into the atmosphere. अब ये जो इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, इसका इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेंटेन्स द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर। हमारी नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो प्लांट्स ही मेंटेन करते हैं। यहाँ पे देखो हमें डायग्राम फॉर्म में दे रखा है कि कैसे प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, एनिमल उस ऑक्सीजन को ले रहा है, और जब ये एनिमल डेड होगा तो इसका जो ब्रेक डाउन होगा वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा वापस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्लांट ले लेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और शुगर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। सो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी व्हाट विल हैपन इफ़ फॉरेस्ट डिसअपियर। अगर जो जंगल है वो ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। अगर डिसअपियर हो जाते हैं फॉरेस्ट तो उसके क्या क्या रिजल्ट होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीज, दिस विल रिजल्ट इन द राइज ऑफ अर्थ्स टेम्परेचर। अगर फॉरेस्ट कम हो जाएंगे, फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रपोर्शन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है एयर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाएगा। द एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो एनिमल्स को खाना भी नहीं मिलेगा और रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर ड्यूरिंग रेन रिजल्टिंग इन फ्लड, फूड्स नहीं, यहाँ पे एल और ऐड कर देना, ये हो जाएगा फ्लड्स ना, फ्लड्स। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उस मिट्टी जो है वो क्या करेगी, पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी बारिश के टाइम में। वी विल नॉट गेट वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट सच एज टिम्बर, हमें भी जो फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ें हैं जैसे कि टिम्बर, जो लकड़ी मिलती है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, वो हमें नहीं मिलेगी। द ट्राइबल पीपल लिविंग इन दैट एरिया लूज द सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, उन ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को बेच करके अपना जीवन चलाते हैं, उनके अर्निंग का वही सोर्स है। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो उनकी जो अर्निंग है वो भी बंद हो जाएगी। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, पॉपुलरली नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट, which harbors more than millions of plants and animals, is cut for cultivating beans and growing feed for cattle. अमेज़ॉन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जो है उसको क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट, हमारे प्लैनेट के वो लंग्स हैं। ये इसके अंदर मिलियन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, लेकिन इसको कम कर दिया गया, यहाँ पे क्या फॉरेस्ट को कट कर दिया गया ताकि जो कैटल है वो उसको खा सके, एनिमल्स प्लांट्स को खा सके, और जो बीन्स है उसकी खेती वहाँ पर की जा सके। सो फॉरेस्ट अगर नहीं होगा तो हम बहुत सारे नुकसान हैं, उसके बहुत सारे बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो इसीलिए हमें फॉरेस्ट को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है कि फॉरेस्ट को और नष्ट होने से, नुकसान होने से बचाना कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। Few measures that could be followed to conserve our forest are given below. हम क्या क्या चीज़ें करके फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, now we are going to study that. The very first is afforestation. People should be made aware of the damages caused by cutting of the trees. Government and community should take steps to plant trees on a large scale. लोगों को हमें जागरूक बनाना होगा कि अगर वो पेड़ काटते रहेंगे तो उससे क्या नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट और जो समुदाय, कम्युनिटीज़ में जो समुदाय है अलग अलग, उनको इस तरह के स्टेप लेना चाहिए कि वो बहुत ही बड़े पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रीज़ लगाएं। एफॉरेस्टेशन इज़ द लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ ऑन लैंड्स वेयर देयर वर नो फॉरेस्ट प्रीवियसली। ये एफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लो। एफॉरेस्टेशन होता क्या है, जब बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर
ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है और ऐसी जगह पर प्लांट किया जाता है जहाँ पर पहले कभी कोई फॉरेस्ट या जंगल नहीं था, वो कहलाता है एफॉरेस्टेशन। सेकंड मेजर जो है वो है प्लांट कल्टीवेशन। अ फॉरेस्ट शुड नॉट बी क्लियर्ड फॉर ऑल इट्स ट्रीज एंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, दिस कैन लीड टू सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट को हमें पूरी तरह से नहीं क्लियर करना चाहिए, उसको क्लियर नहीं करना है। उसके पेड़, ऐसा नहीं कि हमें उसके पेड़ की, उसके जो ट्रीज़ हैं उनकी ज़रूरत है फर्नीचर बनाने के लिए या दूसरी चीज़ें के लिए, तो हम पूरा फॉरेस्ट को ही क्लियर करते हैं। ना ही हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना चाहिए एग्रीकल्चर लैंड के लिए, ताकि वहाँ खेती कर सके तो जंगल को हटा दो, पूरा ख़त्म कर दो। ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, रिमूवल होता है टॉप सॉइल का, विच इज़ नॉट गुड। थर्ड है प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग। प्रोविजन ऑफ सफिशिएंट पास्चर शुड बी मेड स्पेशली इन एरियाज एडजॉइनिंग फॉरेस्ट टू prevent overgrazing and trampling of growing plants by cattle। जो जानवर होते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं, वो ग्रेजिंग मतलब चरने के लिए जो प्लांट और प्लांट्स को खाते हैं, तो इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनने चाहिए, कुछ नियम बनने चाहिए कि जो फॉरेस्ट के पास का जो एरिया है वहाँ पर इस तरह से ओवर ग्रेजिंग, हद से ज़्यादा ग्रेजिंग नहीं करी जाए। क्योंकि ये जब ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो प्लांट्स, ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके नंबर भी कम हो जाएंगे, और प्री कैटल जो है वो प्लांट्स को ट्रैम्पल भी कर देते हैं, मतलब उनको तोड़ मोड़ भी देते हैं, जिससे प्लांट जो है वो डेड हो जाता है। लास्ट जो मेजर है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स, बट दे माइट हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन एनिमल लाइफ एंड पीपल लिविंग नियर बाय। फॉरेस्ट फायर जो है उसको प्लांट्स के लिए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका एनिमल लाइफ के ऊपर और जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं उनके ऊपर इसका बहुत ही गलत प्रभाव होता है, बहुत ही नुकसान होता है उनको। द फॉरेस्ट फायर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय बीइंग केयरफुल व्हाइल बर्निंग डेब्रीज। फायर रिटार्डेंट्स एंड वाटर बॉम्ब्स आर ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर। ये जो फॉरेस्ट फायर है उसको होने से हम बचा सकते हैं। फॉरेस्ट रिटार्डेंट्स और वाटर बॉम्ब का इस्तेमाल करके हम फॉरेस्ट फायर को, पूरे जंगल में इस तरह से आग लगने से उसको बचा सकते हैं। तो जो फॉरेस्ट है इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू अस, हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक फैक्ट्स में ये फैक्ट गिवन है, इन द 1970s एन ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया एंड केम टू बी नोन एज द चिपको मूवमेंट। 1970 में एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस हुआ था इंडिया के अंदर फॉरेस्ट को बचाने के लिए, और वो कहलाता है चिपको मूवमेंट। द मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड व्हेन द गवर्नमेंट अलाउड कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्टर्स फुल एक्सेस फॉर कटिंग डाउन ट्रीज। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट दैट इन्वॉल्व द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ये जो मूवमेंट था इसके अंदर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने जो कॉमर्शियल जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको पूरा अधिकार दे दिया था कि वो जितने भी पेड़ है उसको सबको काट दे। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो, उन्होंने उन लोगों को रोका पेड़ को काटने के लिए, उस फॉरेस्ट को बचाया, और ये जो मूवमेंट है ये कहलाया चिपको मूवमेंट। ये फर्स्ट टाइम था इंडिया के अंदर जब वुमेन्स ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट के अंदर। ओके, तो फॉरेस्ट हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, तो हमें ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। जस्ट रीड दिस चैप्टर and do the exercise. Thank you.